नमस्कार। शिक्षक वर्ग 2 की आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और एडवांस में शुभकामनाएं कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो पा रहे हैं। इसके लिए आप खुद के लिए, अपने आप के लिए क्लैप्स कर दीजिए और नई एनर्जी के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। तो उसमें शुरुआत कर रहे हैं हम भूगोल विषय की, और भूगोल विषय में भारत का भूगोल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और भारत का भूगोल ही आपके इस सिलेबस में दिया हुआ है। जो भी यूनिट के अंतर्गत हैं, जो यूनिट 6 में जो आपका से शुरू हो रहा है भूगोल विषय, वहां से अपन शुरू करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जय श्री राम से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। भगवान श्री राम का नाम लेते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से और चलते हैं। जय श्री राम। आप हर दिन इस चैनल पे आइएगा और इसके आने के लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर दिन आपको यह वीडियो मिल सके, नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके, और बेल को भी क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, मैं डॉक्टर भरत पाटीदार पिछले 15 सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहा हूं और आज से मैं शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी करवाने जा रहा हूं। इससे पहले भी कई सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं और भूगोल विषय में अभी तक मैं लगभग 40,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूं। तो मुझे विश्वास है कि आपको भी भूगोल बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। और वैसे भी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये अपने आप से कह दीजिए। और शुरुआत करते हैं भूगोल विषय की। संविदा सामाजिक विज्ञान इकाई 2 मतलब भाग 2, जिसको बाद विषय के रूप में हम देखें तो 6 यूनिट से हमारे यह शुरुआत हो रही है भूगोल विषय की। अब यहां पर देखें हम लोग भूगोल में भारत के बारे में आपके यहां पे बताया गया है, पूछा गया है। तो हमें भारत में चलना है। तो भारत कहां है? ये पूरी दुनिया है, दुनिया का मानचित्र है। यहां पर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, और ये यूरोप है, ये यूरोप है, और यहां पर अफ्रीका महाद्वीप है, और ये आपका एशिया महाद्वीप है, और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और यदि हमें ये मालूम है कि ये एशिया महाद्वीप है, तो एशिया के किस भाग में हमारा भारत है? तो ये भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। ये एशिया महाद्वीप है, इसके दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम बोलेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और ये है हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशन जिसको बोलते हैं। ये भारत हिंद महासागर के उत्तर में हमारा भारत की अवस्थिति है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लोकेशन जरूर देखना है। तो और इसे एक बात और कहा जाता है कि दक्षिण एशियाई देशों में भारत को शामिल किया जाता है। दक्षिण एशियाई देशों के संगठन में कौन कौन शामिल है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम बेसिक इंट्रो की बात करने वाले हैं कि भारत में मुख्य कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हमसे सवाल पूछे जाते हैं। और आज मैं टोटली ज्योग्राफी के, भारत के भूगोल के वो सवाल बताऊंगा, वो पॉइंट बताऊंगा जो कहीं न कहीं सवाल आते रहे हैं, और जिसमें से एक सवाल मुझे विश्वास है कि आपके जरूर आ रहा है। चलिए देखते हैं। अब ये विश्व में मेरा भारत महान इस प्रकार से आपको दिखेगा। और यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं भारत की जो सीमा है, जो स्थल सीमा है, इस स्थल सीमा पर कौन कौन से देशों की सीमा लगती हैं। यहां ट्रिक से याद रखेंगे और सीमा की लंबाई के आधार पर याद रखेंगे कौन से देश हैं। पहले सवाल बनता है कि भारत के कितने देशों की सीमा भारत की स्थल सीमा से लगी हुई है, पहला पॉइंट बनता है। और एक दूसरा सवाल बनता है कि कौन से देश की सीमा इनमें से सबसे लंबी है। तो आइए देखते हैं। ये आप इनको न देखें, आपको केवल मैप देखना है। मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, बल्कि यहां पर यह भी समझाने का प्रयास करूंगा कि फैक्ट को, कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखते हैं। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। आप विश्वास मानिए कि आपका भूगोल ऐसे हाथ में, ऐसे उंगलियों पर आ जाएगा। और इसी तरीके से आप अपने जो कर्म भूमि होगी, जहां पे आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, वहां पर भी आप इतने ही कॉन्फिडेंस से पढ़ा पाएंगे और जबरदस्त आपका रिजल्ट रहेगा। देखिए,
हम देखते हैं यहां पे लिखा है स्थल सीमा से कितने देशों की सीमा लगती है। तो हमें यहां पर हमारे भारत से स्थल सीमा से लगने वाले 7 देश है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, हमारे भारत से स्थल सीमा से लगने वाले 7 देश है। अब 7 देश में कौन कौन से देश है तो पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो यहां पर है बांग्लादेश, यहां है म्यांमार, और इधर है ऊपर चीन, यहां पर है भूटान, यहां है नेपाल, नेपाल के ऊपर यहां आपको अफगानिस्तान का एरिया, ये सीमा लगी हुई है, ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है। इस प्रकार से कुल 7 देशों की सीमा भारत से लगती है। मेरे दोस्तों याद रखना, भारत से 7 देशों की सीमा लगती है। अब हमें कभी कभी भूल जाए कि 7 लगती कि 6 लगती है, एग्जाम में प्रेशर जब रहेगा तो 4, 5, 6, 7 ऐसा दिया हुआ हो तो हमारे अंदर कंफ्यूजन आ सकता है, या 6, 7, 5, 9 ऐसे भी दे सकते हैं, तो हमें कंफ्यूजन आएगा। इसलिए हमें कैसे याद रखना है, बचपन में MBA, ये मैं फार्मूला आपको दिया है, न में आपने क्या कर लिया, MBA ऐसे याद रखना है। हमने या हमारे भारत वालों ने बचपन में ही MBA कर लिया था। MBA कब कर लिया था, बचपन में। B से याद रखो बांग्लादेश, च से याद रखो चीन, प से याद रखो पाकिस्तान, न से याद रखना है नेपाल, और उसके बाद M का मतलब है म्यांमार, B का मतलब है भूटान, और A का मतलब हुआ अफगानिस्तान। ठीक है, तो बचपन में हमने क्या कर लिया, MBA। अब ये क्या है, तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि भारत की स्थल सीमा से लगने वाले देशों की लंबाई के घटते क्रम में है, घटते क्रम के अंतर्गत ये हमें याद रखना है। घटते क्रम का मतलब हुआ सबसे बड़ी लंबी सीमा कौन से देश की है, तो आप केवल इस फार्मूले को देखकर बता सकते हो। तो सबसे लंबी सीमा किसकी होगी, बांग्लादेश की है। दूसरी सबसे लंबी सीमा किसकी है, जो भारत से लगती है, चीन की है। तीसरी सबसे लंबी सीमा है पाकिस्तान की। चौथी सबसे लंबी सीमा है नेपाल की। 5वीं नंबर पे म्यांमार है, और 6ठे नंबर पे भूटान है, और 7वें नंबर पे मतलब सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है। ठीक है, सबसे छोटी सीमा लगभग 80 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, 80 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर प्लस बताई जाती है। अब यहां पर बात आती है एग्जैक्ट डाटा, तो एग्जैक्ट डाटा आपको नोट्स में मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट डाटा को बजाय कॉन्सेप्ट याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो एग्जैक्ट तो अपने आप आपको जब सामने दिखेगा ना, तो बहुत अच्छे से आंसर लगा देंगे। तो हमें याद रखना है बांग्लादेश की सीमा 4000 से प्लस है, कुल मिला के इतना हमें याद रखना है। ठीक है, लगभग 4000 के आसपास या इससे प्लस में बनी है। आपको केवल घटते क्रम और बढ़ते क्रम याद रखना है, क्योंकि सवाल संख्या कभी मैंने को बहुत कम मिली है, कभी कभार मिल गई, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से कौन से इनमें से कौन सा देश की सीमा लंबाई है और या इसकी कौन सी कम है। आपको अभी क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे इसी चैप्टर में, लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे, तो वहां पर आपको समझ में आएगा किस प्रकार के सवाल में किस प्रकार का कंफ्यूजन आता है। ठीक है, हम चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी साथ के साथ करते जाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। तो अभी हमें क्या याद हुआ कि हमारे स्थल सीमा से कितने देश लगते हैं, तो यहां पर देखो ये 4 ये हैं और 3 ये हैं, कुल कितने हो गए 7। तो बचपन में MBA किया तो 7 अक्षर आएंगे, 7 अक्षर मतलब 7 देश लगे हुए। उसके बाद में घटते क्रम की सीमा, तो बचपन में कभी भी हम शब्द इधर उधर कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब सीमा की लंबाई भी परफेक्ट यही होगी। तो सबसे लंबी सीमा हो गई बांग्लादेश, उसके बाद में चीन, उसके बाद में पाकिस्तान की, उसके बाद है नेपाल की, उससे और छोटी है। तो ये सारी बातें आपको बता दी। सबसे छोटी सीमा किसकी है, अफगानिस्तान की, और उससे थोड़ी सी बड़ी किसकी है, तो भूटान की है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगली बात आती है ऐसे, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड हमारी क्या बोल रही है। ऐसे राज्य जिसमें 3 देशों से, ऐसे राज्य जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। ऐसे राज्य जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है, वो कौन से राज्य हैं, तो ये देखना है
पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है यूटी, यूनियन टेरिटरी। मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये कभी याद मत कीजिएगा, ये याद करने से तो रटना हो जाएगा और रटने में कंफ्यूजन होता है। तो भूगोल का सबसे पहली बात है कि आपको मैप देखकर याद करना है। एक बात और आपको समझा देता हूं, याद करने में हमें हमारा माइंड कैसे चीजें याद करता है, तो इमेज को याद करता है, कभी भी सेंटेंस को याद नहीं रखता है बल्कि इमेज को। तो इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इमेज बताऊंगा और आपको इमेज ही देखना है, ठीक है। चलिए, तो हम आगे चल रहे हैं। यहां पर है कौन से देशों के, कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। तो एक तो हमारे है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से लग रहा है, ये यहाँ पे देखिए, ये बांग्लादेश से लग रहा है यहाँ पर, और इधर भूटान से लग रहा है, ये यहाँ पर भूटान से लग रहा है, और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेपाल। अब आप कहोगे कैसे याद रखें, तो इसके लिए आपको एटलस जरूर खरीद लेना चाहिए। आप सभी लोगों को ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस या ऑक्सफोर्ड की एटलस या कोई भी एटलस जिसमें भारत का मानचित्र है वो जरूर आपको अपने पास में रख लेना है। या फिर मार्केट से 30 रुपये 20 रुपये का जो मैप आता है वो लाके अपने रूम में लगा लीजिए। मैं विश्वास कीजिएगा कि जितने दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें से हर दिन मैप की जरूरत पड़ेगी। आपके सामने कमरे में मैप लगा है तो आप बहुत अच्छे से भूगोल कर लेंगे, क्योंकि हमारा माइंड, फिर याद दिला रहा हूं, अपना माइंड क्या याद करता है सॉरी, हमारा माइंड इमेज याद करता है। चलिए, तो देखिए बांग्लादेश से, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल 3 देशों से लगता है इसकी सीमा, भूटान से, नेपाल से और बांग्लादेश से। उसी प्रकार से ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब इसकी सीमा कहां से लगती है, तो ये देखो चीन से लग रही है, ये चीन है, चीन से लगती है। और इधर किसकी लगती है, तो ये यहां पर म्यांमार है, ये इधर लग रही है म्यांमार से, और इसके बाद में तो ये है भूटान। तो इस प्रकार से 3 देशों से सीमा लगने वाला राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और तीसरा हो गया ये सिक्किम। ये छोटा सा राज्य सिक्किम जो है ये कौन कौन से देशों से लगा है, तो ये 3 देशों से लगा है, भूटान से, चीन से और नेपाल से। आपके पास एटलस है तो उसमें आप खुद भी अपना पेन चलाते हुए निशान लगाइए, या फिर मार्केट से खाली मैप ले आइए और उसके अंदर भरिए, ठीक है। और एटलस जरूर आपको साथ में रखना है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट याद हुआ। लेकिन एक चीज और है, हमारे देश में एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है लद्दाख। और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। अब आप कहोगे सर यहां पीओके भी है, पीओके वाली जो बात है वो आगे मैं क्लियर करूंगा आपकी कि क्या है इसकी पूरी कहानी। आज तो भारत का मानचित्र, भारत के संविधान के अनुसार यही वाला मानचित्र है, इसे ही हमें स्वीकार करना है क्योंकि हम भारतीय हैं, है ना। और भारत का मानचित्र इसी प्रकार से है, इसमें और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, तो हम आगे चल रहे हैं। तो लद्दाख भी जो है 3 देशों से लगता है। कौन कौन से सॉरी, इधर चीन आ गया, इधर चीन आ गया, ये यहां पर अफगानिस्तान आ गया, और ये यहां पर पाकिस्तान आ गया। लद्दाख भी 3 देशों की सीमा से लगता है। इस प्रकार से 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों से लगते हैं, और एक चौथा केंद्र शासित प्रदेश है, एकमात्र केंद्र प्रदेश जो कि 3 देशों की सीमा से लगता है। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आता है अपना अगला पॉइंट है, भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसमें मैं आपको कुल स्थल सीमा की लंबाई भी बताऊंगा, कुल तटीय सीमा की लंबाई भी बताऊंगा, और कुल सीमा की लंबाई भी आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। तो कुल स्थल सीमा की पहले लंबाई बता देता हूं, उसके बाद में कुल तटीय सीमा की लंबाई भी देखेंगे हम लोग। चलिए, यहीं पर दिखाते हैं। स्थल सीमा की लंबाई ये यहां से, ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर ये पूरे, और यहां पर राज्य के नाम भी याद रखना है कि स्थल सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ये यदि आपने मैप याद कर लिया तो आपका, ये कहूं कि एक सवाल तो आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा। और हमें पूरा मैप याद कर लेना है, आगे बहुत सारी जगह जरूरत पड़ने वाली है। तो हमें यह देखा कि ये हमारी स्थल सीमा है।
स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर किसकी लंबाई है? तो हमारे स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। याद रहेगा 15,200 किलोमीटर। तो फिर कितने राज्यों की सीमा हमारी स्थल सीमा से लगी हुई है? जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो स्थल सीमा है, उससे कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी और कितने राज्य हैं? तो इसमें याद रखना है कि हमें आप हो सके तो जहां तक काउंट कर लेते हैं और उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, अंक आप संख्या में तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन जब आएगा तब आप उसको सही या गलत नहीं कर पाएंगे। तो आपको अभी देख लेना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये वाले। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 2 यूटी है, 2 क्या है? यूनियन टेरिटरी है। और फिर 3 के बाद में ये 4 है आपका, ये 5 है। क्या यूपी की लग रही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो बिल्कुल नेपाल से लग रही है, तो 6 है। और ये बिहार 7 है। यहां पर देखोगे तो सिक्किम 8 है, ये 8 नंबर सिक्किम है। फिर यहां से अरुणाचल प्रदेश गए तो 9 नंबर हो गया। और ये नागालैंड 10 है, मणिपुर 11 है, 10 सॉरी नागालैंड 10 है और मणिपुर 11 है, मिजोरम 12 है, त्रिपुरा 13 है और असम 14 हो गया और मेघालय 15 हो गया और ये 16 नंबर हो गया पश्चिम बंगाल। कुल मिला के क्या याद रखना है कि भारत के पॉइंट नोट कर लेना आप लोग चाहें तो, कि भारत की स्थल सीमा से लगने वाले राज्यों की कुल सीमा है, कुल राज्य हैं 16। कुल राज्य कितने हैं? तो 16 राज्य है। और यूटी कितने हैं? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थल सीमा से लगते हैं। कौन से देशों से लगते हैं ये आपको देखना है, जो कि अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब है समुद्री सीमा। ये यहां से समुद्री सीमा दिखाई दे रही है, यहां से समुद्री सीमा आपको दिखाई दे रही है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप उसको बोलते हैं जो 3 ओर से पानी से भरा होता है, पानी से घेरा होता है। भरा का मतलब घेरा हुआ, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो ये प्रायद्वीप हो गया। अब प्रायद्वीपीय देश होने के कारण इसकी तटीय सीमा है, और तटीय सीमा है तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहां पे देखिए, यहां लिखा होगा, ये 2 सीमाएं लिखी हैं, तो यहां कंफ्यूजन ना हो। और इन दोनों को अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के अंदर डालते हैं, तो समझते हैं दोनों को क्या है। तो हमारे मुख्य भूमि, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य भूमि। मुख्य भूमि की तटीय सीमा है ये, और ये है हमारे केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये है लक्षद्वीप। ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी है और लेकिन द्वीप के रूप में है, और इन द्वीपों की भी तटीय सीमा है। तो इन दोनों को मिलाकर कितनी होती है इसको भी देखेंगे और मुख्य सीमा भी देखेंगे। तो यहां लिखा है भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, मतलब 6100 किलोमीटर है। ये देखिए, ये 6100 किलोमीटर कहां से? गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो एरिया है, ये 6100 किलोमीटर की लंबाई वाला है। ये मुख्य सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। अब बात आती है, तो फिर ये 7515 क्या है, 17 क्या है? 7517, और राउंड फिगर में तो ये मैंने बताया है, लेकिन ये एग्जैक्ट इतनी है 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, आपको एग्जैक्ट के बजाय राउंड फिगर में याद रखना है 7517। तो ये क्या है? तो इसके अंदर यदि अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके इस तटीय सीमा की कुल लंबाई हो जाती है 7517 किलोमीटर। 5000 बोल रहा हूं, 7517 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। किसकी? तटीय सीमा, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ गया, लक्षद्वीप भी आ गया, और आपका मुख्य तटीय सीमा की लंबाई भी आ गई। कभी ध्यान देना, मुख्य तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100। ये हमारी मुख्य भूमि है। तो फिर इसमें द्वीप कौन से हैं? ये दोनों द्वीप हैं
द्वीप को भी काउंट कर लो तटीय सीमा में, तो कुल कितना हो गया 7517 किलोमीटर। परफेक्ट रूप से याद रखना है, क्योंकि जिन लोगों ने हिस्ट्री से या ग्रेजुएशन वगैरह में हिस्ट्री रहा है या ज्योग्राफी नहीं रहा है, वो केवल 12th तक ही, शायद 12th हो सकता है या उससे भी जो साइंस वाले लोग रहे होंगे, तो यदि वो सोशल साइंस से, सॉरी जो सोशल साइंस से आप एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि ज्योग्राफी पढ़ा हो या न पढ़ा हो। जिन्होंने पढ़ा हो उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा तो उनको बहुत ध्यान देकर ये समझना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब बात आती है कि भारत की स्थल सीमा ये यहां से यहां तक, और भारत की तटीय सीमा ये और ये और ये सब करके दोनों को मिलाकर कुल कितनी होती है। तो देखिए मैंने अभी संख्या बताई आपको, 15,200 किलोमीटर की लंबाई ये किसकी है, स्थल सीमा। ठीक है, और समुद्री सीमा कितनी है, कुल समुद्री सीमा की लंबाई, कुल समुद्री सीमा की लंबाई ये 7,517 किलोमीटर। अब इन दोनों को काउंट कर लो, जोड़ लो, तो कितना हो गया 17 और ये 7 और ये 22,717 किलोमीटर ये लिखा है। 22,717 किलोमीटर की लंबाई हमारी कुल स्थल सीमा और हमारी तटीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, केवल लंबाई याद रखना है और उसके तट पे कौन कौन है उसको भी हमें याद रखना है। इसके आगे क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा क्लियर होगा, समझते जाइए, बहुत मजा आएगा ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी को आपको जीना है, इसको पढ़ना नहीं है। यदि आप जीने लग गए तो परफेक्ट, आप इस ज्योग्राफी के अंदर परफेक्ट हो जाओगे। अब देखिए ऐसे राज्य जिनकी सीमा न तो स्थल सीमा से लगती है और न ही इस तटीय सीमा से लगती है। एक बात और बता दूं, कभी भी ध्यान देना, कभी कभी एक सवाल पूछा हुआ है कि मानचित्र पर समुद्र को या महासागर को या सागर को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, यहां तक कि नदी को भी। तो नदी, सागर, समुद्र या पानी को प्रदर्शित करते हैं तो वो है ब्लू कलर, नीला रंग। ये नीला रंग दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब मैं रेड कलर चला रहा हूं, लेकिन आप देखना ये नीला रंग जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, नीला रंग हमारे पृथ्वी पर पानी को प्रदर्शित करता है मानचित्र के अंदर। सदैव याद रखना है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि पॉलिटिकल मैप के अंदर यहां पर नीला कलर है, यहां पर नीला कलर है तो ये भी पानी हो गया, नहीं। स्थल के ऊपर कभी भी पॉलिटिकल जो मैप होगा उसके अंदर इस प्रकार का कलर नहीं दिखते हैं। केवल हमें यहां देखना है पॉलिटिकल मैप भी है, और यदि समुद्र जहां है उसको नीले कलर से ही प्रदर्शित किया जाता है। ये पूरी दुनिया का रूल्स है, चाहे ये मैप भारत में बने, चाहे अमेरिका में, चाहे रशिया में, चाहे यूक्रेन में, कहीं पे बने। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। कि पॉइंट ये था कि ऐसा राज्य जिसकी सीमा न तो स्थल सीमा से लग रही है, ऐसा राज्य जिसकी सीमा न तो स्थल सीमा से लग रही है और न तो स्थल सीमा से लग रही है और न ही समुद्री सीमा से लग रही है, तो वो कौन से राज्य है? इसमें है सबसे बड़ा राज्य का नाम मध्य प्रदेश। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत आराम से रोक कर पढ़ना है और साथ में नोट्स बनाते जाना। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको हर चीज याद होती जाएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ये ऐसा राज्य जिसकी सीमा न तो स्थल सीमा से लगती है और न समुद्र से लगती है। इसको लैंडलॉक्ड स्टेट भी कहते हैं, लेकिन लैंडलॉक्ड तो ये भी है। कुछ लोगों ने थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ किया है, जो एमपी की बुक से है वहां पर ऐसा हुआ है। लैंडलॉक्ड उसको कहेंगे जो राज्य स्थल से घिरा हुआ है, उसको लैंडलॉक्ड राज्य कहेंगे। अब देखो यूपी, स्थल तो नेपाल भी तो स्थल ही है, ये भी तो स्थल है, ये भी स्थल है, ये भी स्थल है, ये भी स्थल है, तो स्थल से तो चारों ओर से घिरा हुआ, तो ये भी लैंडलॉक्ड ही है।
कभी कभी व्याख्या करने में कुछ किताबों में गड़बड़ किया है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना है। ये राजस्थान भी तो लैंडलॉक्ड है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान से लगा हुआ है लेकिन समुद्र से नहीं लगा। मतलब लैंडलॉक्ड किससे कहेंगे? ऐसा राज्य जिसकी सीमा चारों ओर से स्थल से लगी हो उसे लैंडलॉक्ड कहते हैं, और ऐसा राज्य जो समुद्र के तट से लगा है उसे तटीय राज्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तटीय राज्य। और जो राज्य सीमा से लगा है वो सीमावर्ती राज्य है। लेकिन फिर भी यदि सीमा से तो लगा है लेकिन लैंडलॉक्ड है कि नहीं है, तो एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लैंडलॉक्ड, स्थल से घेरा हुआ, चारों ओर से कवर राज्य लैंडलॉक्ड कहलाता है। तो हम देखें यहां पर कि हमारा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जो ना तो स्थल से लगता है ना समुद्र से लगता है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य दिखाई दे रहा है, ऐसे ही झारखंड ये तीसरा राज्य आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही चौथे नंबर पे आपको हरियाणा दिखाई दे रहा है, ये चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है, और पांचवें नंबर पे आपको तेलंगाना दिखाई दे रहा है। कुल मिला के कितने राज्य हैं आपके जो कि न तो स्थल से लगते हैं ना राज्य समुद्र से लगते हैं? तो याद रखोगे 5, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर का बड़ा कौन है? छत्तीसगढ़। बाकी को रेंडमली याद कर लेना, सबको सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है। एमपी नंबर 1 है। ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लगते हैं ना स्थल से लगती है, उनके अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक पॉइंट और बताता हूं, याद करना इन सब चीजों को लोकेशन के साथ में इमेज। जैसे ही पॉइंट आपने नंबर डाले, आंखें बंद करना और उन सारे इमेज को देख लेना। 1 नंबर कहाँ, 2 नंबर कहाँ, छत्तीसगढ़ 2 नंबर पे, 3 नंबर पे अपनों लिखा है, झारखंड 4 नंबर पे अपनों लिखा है, ऊपर हरियाणा लिख लिया 5 नंबर पे। आंखें बंद करके ऐसे इमेज बनाना, आपका माइंड परफेक्ट रूप से याद रखेगा। ये ट्रिक बता रहा हूं याददाश्त बढ़ाने की। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि ऐसे राज्य जो समुद्र से तटीय सीमा से लगे हुए हैं, ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्री तट से लगी हुई है, उनमें पहले यहां देखें पश्चिम बंगाल। लंबाई बाद में देखेंगे, पहले लोकेशन देख लो। लोकेशन मैप के आधार पर याद रखना, हर जगह एक जैसी ट्रिक नहीं बनाना है, हर जगह एक जैसी ट्रिक नहीं बनाना है। जैसे बचपन में एमबीए किया तो यहां पे भी ऐसी ट्रिक बनाए, हर जगह ऐसे बनाएंगे तो हम लोग बहुत फंस जाएंगे। इसके बजाय मैप को देखकर आप बनाओगे। तो यहां दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसी के आधार पे तो हमें बंदरगाह भी देखना है, आगे परिवहन में देखना है ना, आगे बहुत कुछ देखना है, इसलिए हमें मैप देखते हुए चलोगे। पश्चिम बंगाल है, यहाँ उड़ीसा दिखाई दे रहा है, ये अंडमान आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है, ये तमिलनाडु दिख रहा है। कितने राज्यों की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है? तो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल 1, 2, 3 और 4, कुल मिला के 4 राज्य ऐसे हैं जो बंगाली खाड़ी से लगते हैं। पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? कितने राज्यों की सीमा है? पूर्वी तट पे 4 राज्य। बंगाली खाड़ी से कितने लगते हैं? 4 राज्य। क्लियर बात? अब चलते हैं अपन यहाँ, ये है हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से इधर जाओ तो ये आएगा हमारा अरब सागर, नीचे है हिंद महासागर। ठीक है, तो अरब सागर से कौन कौन से राज्य लगते हैं? केरल 1, कर्नाटक 2, गोवा 3, महाराष्ट्र 4 और गुजरात 5। इधर के राज्यों में देखें तो 5 राज्य हैं और उधर के राज्यों में देखें तो 4 राज्य हैं। बात ध्यान देना। अब लेकिन ऐसा पूछ ले, कभी मान ले कि इनमें से कौन सा एक राज्य ऐसा है जिसकी सीमा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से लगती है, तो यहां ध्यान देना दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट ऐसा है जिसको हम विवेकानंद रॉक या कन्याकुमारी भी हम जो बोलते हैं पॉइंट, तो यहां पर हिंद महासागर की सीमा भी है, इधर बंगाली खाड़ी की सीमा भी है और इधर ये अरब सागर की सीमा भी है। इस प्रकार से यदि पूछा जाए कि बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों कहां मिलते हैं, तो हमें आंसर देना है कन्याकुमारी में। क्लियर? अगला पॉइंट समझिएगा। तो कोई इधर कितने राज्य हैं जो अरब सागर से लगे हुए? 5। याद रखो, एक एक का लोकेशन देखो। ठीक है, अब अगली बात सुनो। अब हमसे राज्यों की साइज के आधार पे, आकार के आधार पे भी सवाल पूछते हैं, तो इसी मैप को देखकर हम बनाने वाले हैं। पॉइंट नोट करते जाना। आपको यदि नोट्स की आवश्यकता है, फिजिकल आवश्यकता है, तो मेरे जो नंबर हैं यहाँ पे नीचे दिए होंगे, उस नंबर पर आपको या तो यहाँ या फिर डिस्क्रिप्शन में यहाँ नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर उस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप करोगे तो आपको नोट्स के लिए आपको उस नंबर पे मैसेज करना होगा। तो नोट्स भी फिजिकल चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे, और सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो भी मिलेगी।
लेकिन वो पेड रहेगी। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये फ्री रहेगा। प्लीज, थैंक यू। आगे चलिए, तो हम यहां पर ये देखने वाले हैं कि ये राज्य इधर है और ये राज्य इधर है। अब मैं बताने वाला था सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो यहां पर सबसे बड़ा राज्य आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान। कभी भी ध्यान देना, बड़ा कहां होगा, ऊपर। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट समझना, बड़ा कहां होगा, ऊपर। छोटा उससे कहां होगा, उससे थोड़ा सा नीचे। और छोटा कहां होगा, उससे नीचे। और छोटा कहां होगा, और नीचे। इस कॉन्सेप्ट ये दिमाग में फिट कर लेना कि बड़ा सदैव ऊपर ही होगा। बताओ, ये बड़ा ऊपर है, इससे छोटा वाला 2 नंबर कहां है, मध्य प्रदेश, उससे नीचे है ना। पिक्चर बनाना माइंड में। और उससे छोटा तीसरे नंबर वाला कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र। ठीक प्रकार से 1 2 3 क्रम से याद रख लो, बस इससे ज्यादा आगे अभी याद मत करना। कॉन्सेप्ट में 1 2 3 भी याद रख लोगे तो पर्याप्त है। सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। किस रूप में, क्षेत्रफल के रूप में। अगली बात करते हैं कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो केवल एक राज्य याद करवाऊंगा, क्योंकि सब जगह ज्यादा 2 2 3 3 याद करोगे तो आपके लिए दिक्कत आएगा। बाकी नोट्स में मिल जाएगा, क्वेश्चन में मिल जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहां मिल जाएगा। लेकिन अभी केवल पहला एक याद रखो, सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल के मामले में। नंबर 1 मतलब सबसे नीचे सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या अभी याद नहीं करवा रहा हूं, अभी पहले क्षेत्रफल याद करेंगे, जनसंख्या के समय याद करेंगे, नहीं तो फिर सारा घींच पीछे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब है सीमा की लंबाई के आधार पर कौन सा राज्य कहां है। सीमा की लंबाई के आधार पर हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। तो देखिए, सीमा की लंबाई के आधार पे तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा गुजरात की है। आप कहोगे दिखने में तो छोटी है और ये आंध्र प्रदेश बड़ा दिख रहा है, नहीं। दूसरी सबसे लंबी सीमा आंध्र प्रदेश की है। पहली सबसे लंबी सीमा किसकी है, गुजरात की है। राज्यों की बात करें तो राज्यों में यदि बात करें तो सबसे लंबी सीमा गुजरात की है, दूसरी लंबी सीमा है आंध्र प्रदेश की, और तीसरी लंबी सीमा है किसकी है, तमिलनाडु की। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अरब सागर से लगने वाले राज्यों में सबसे लंबी किसकी है, तो गुजरात की है। ओवरऑल भारत की तटीय सीमाओं में सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो गुजरात की है। क्लियर। ये यहां से ये ऐसे कर्व बन रहा है ना, इसलिए ये काफी लंबी हो जाती है। दिखने में भले ये बड़ी दिख रही है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सीमा जो समुद्र से लगती है वो कौन सा राज्य है, तो वो है गोवा। लोकेशन देखोगे, आंखों में बिठा लोगे तो परफेक्ट आपको याद रहेगा। तो गोवा जो है वो सबसे छोटा है, इसलिए मैप लाने की बोल रहा हूं मैं आपसे, और सबसे लंबा है गुजरात। लेकिन अब आ जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में सबसे लंबी किसकी है, तो गुजरात से भी लंबी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा की लंबाई। गुजरात से भी लंबी किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे ज्यादा लंबी तटीय सीमा है गुजरात की, उसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। उसके बाद में आता है गुजरात, उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आता है तमिलनाडु। लेकिन जब केवल राज्य ही बोले हैं और ऑप्शन में भी राज्य ही दिए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है अंडमान को हटा देना। बात समझ में आई तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, और नहीं समझ में आई हो तब भी नीचे लिखना क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं उस पर विशेष ध्यान दे सकूं और आपको अगली क्लास में फिर से बताया जा सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये अभी अपनों ने देखा कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रहे हैं 16 राज्य और 2 यूटी। और भारत की कुल स्थल सीमा से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है, तो यहां पर 15,200 किलोमीटर जो आपके बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बताया जा चुका है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई बता दिया है। यहां की कुल तटीय सीमा की लंबाई यहां की और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। सारे पॉइंट आप याद रखते जाना है और कहीं कहीं पॉइंट को नोट डाउन करते जाना। आप कॉपी पेन साथ में रखना, जितना लिखोगे उतना ज्यादा याद होगा, परफेक्ट याद होगा। और एक और चीज बताऊं, क्या आप जानना चाहोगे कि आपकी मेमोरी कैसे बनाएं?
पहला काम करना, जब भी पढ़ने बैठो तो माइंड को हैप्पी करके बैठना, और थोड़ा सा हो सके तो जंप लगा लेना, थोड़ा सा ये कहूं कि क्लैप्स कर लेना और हंस लेना, उसके बाद में पढ़ने बैठना, क्योंकि उस समय आपका माइंड के अंदर डोपामाइन क्रिएट हो जाता है। जैसे ही डोपामाइन आपके माइंड में क्रिएट होता है, जो हार्मोन्स हैं, उसी से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और उस समय देखना आपको चीज़ें ज़्यादा याद होगी। ठीक है, और एक और बात बताऊं, एक और बता देता हूं, है ना, ये ट्रिक बता रहा हूं चीज़ों को याद रखने की, और यही आप स्कूल में भी यूज़ करना, ज़बरदस्त आपका रिजल्ट मिलेगा आपको। जब आप राइट हैंड से लिख सकते हैं तो राइट हैंड से लिखने पर चीज़ें ठीक है याद होती है, लेकिन इतना कंसंट्रेट नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी जो जिस हाथ से आप नहीं लिखते हैं उस हाथ से एक बार वो पॉइंट लिख लेना और ध्यान से उसको देख लेना और उसी को लिख लेना, देखना कभी नहीं भूलोगे, करके देखना, फिर समझ में आएगा, है ना। क्योंकि याद तो होती है, लेकिन जब उल्टे हाथ से लिखा हुआ चीज होती है तो वो सदैव याद रहती है। देखते हैं अपन आगे। चलिए, इस प्रकार की ट्रिक से आगे और भी बहुत सारी बताई जाती रहेगी। कौन से राज्य जो बता चुके हैं आपको, कौन कौन से राज्य जिनकी स्थल सीमा और समुद्री सीमा से नहीं लगती है। सीमा की लंबाई ये भी आपको बता चुके हैं। आगे देखते हैं अपन, स्लाइड हो सकता है कोई डबल आ गई हो। बंगाली खाड़ी से लगने वाले राज्य बता चुके हैं सारे राज्य। अब आपको देखना है इस समय यहाँ पे रोक कर कि इससे लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं और अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीपों, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सबसे लंबी सीमा किसकी लगेगी, सबसे लंबी सीमा किसकी है तटीय सीमा में, अंडमान निकोबार द्वीपों। उसके बाद गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। लेकिन राज्य राज्य पूछे तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3, और केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ लिया तो 1 ये होगा, फिर 2 3 4। क्लियर। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट क्या है। इंदिरा पॉइंट बड़ा खास पॉइंट है, इसको हम द्वीप पढ़ेंगे उस समय जरूर याद करेंगे। अभी भी मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को इंदिरा पॉइंट कहां है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे आखिरी वाला जो द्वीप है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे आखिरी वाले द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। हिंदी में बड़ा निकोबार भी कहते हैं। एक बार ये सवाल भी आया है, बड़ा निकोबार के ऑप्शन में था बड़ा निकोबार, और ये बड़ा का मतलब ग्रेट निकोबार इंग्लिश में देखोगे तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है। तो ग्रेट निकोबार को ही बड़ा निकोबार कहा जाएगा, और इसके सबसे साउथ वाला बिंदु है वहां पे है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, या वो ही है। अब मेरे को अभी यहां अक्षांश और देशांतर बताना है आप लोगों को, आगे बता रहा हूं। चलिए देखते हैं अपन आगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिसमें ग्रेट निकोबार जो है इसके ऊपर आपका इंदिरा पॉइंट है, और यह सबसे पास वाला देश। ये सवाल आया है, केबीसी का सवाल है, हालांकि और भी कई जगह पूछा हुआ है, लेकिन केबीसी में भी पूछा था, तो विशेषकर ध्यान दीजिएगा। ये यहां पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एक देश आएगा इंडोनेशिया। मतलब हमसे ऐसा पूछा जाता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो बताइए उसके सबसे पास वाला देश कौन सा है। तो आंसर आएगा इंडोनेशिया। आप मैप में, वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं, और वहां पर भी आप इसको परफेक्ट रूप से निशान लगाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे राज्य जिनकी सीमा न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है, बता दिया। आप लोग यहां से फिर से इस पे प्रैक्टिस करोगे। फिर आए हैं कौन कौन से हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है इस पे बात ध्यान देना है अपने को, और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पे बता देते हैं। इसके अंदर इस मैप में देखोगे तो एक तो ये है यहाँ पर हमारा, एक तो है यहाँ पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है अभी तक, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पे है चंडीगढ़। कौन से 2 राज्यों की सीमा पर है, तो हरियाणा और पंजाब की सीमा के बीच में है। चंडीगढ़ कौन से 2 राज्यों की सीमा पर है, और चंडीगढ़ ही एक ऐसा शहर है जहां पर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानियां हैं,
और चंडीगढ़ एक ऐसा जगह है जो हरियाणा और पंजाब दोनों की सीमा पर है। केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना है इस बात को। लोकेशन, इसलिए फिर देखो मैप के अंदर गोला लगाओ, याद रखो, परफेक्ट आपके आंसर बनेंगे। आगे देखो, दिल्ली कौन से राज्यों की सीमा पर है? तो यूपी और हरियाणा इनकी सीमा पर है। एक तो ये याद रखना है। और क्षेत्रफल के बजाय जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उसका नाम है दिल्ली, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। और अभी चुनाव भी हो रहे हैं, इसलिए विशेष करके ध्यान देना, क्योंकि सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब है दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश। दमन दीव, ये यहां पर दीव है और ये दमन है, सॉरी दीव और दमन है, और यहां दादर नगर हवेली है। इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद में है, हम देखें तो आगे पुदुचेरी है। पुदुचेरी के 4 क्षेत्र अलग अलग बताऊंगा। पुदुचेरी के बाद में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब पुदुचेरी के 4 क्षेत्र कहां कहां हैं, किस राज्य में फैले हैं? यदि एटलस है तो ध्यान से देखना। और ये पुदुचेरी एक क्षेत्र हो गया, और एक है यहां पर कराईकल, जो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु के पास ही है ना, तट के पास कराईकल। और इसके बाद एक और है आपका यहां पर यनम कहां है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा पर। और एक और है आपका इधर माहे, क्या नाम बताया? माहे, कहां है? केरल में माहे। तो इस प्रकार से माहे, कराईकल, पुदुचेरी और यनम, ये 4 क्षेत्र दूर दूर हैं, लेकिन है किसके भागे? पुदुचेरी के भागे। क्लियर है? इसी प्रकार से दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये भी इस प्रकार से 4 नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी इस जगह पर इस क्षेत्र में है। कहां है? लोकेशन आप अपनी एटलस में जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं आगे अगले पॉइंट पर। अब आती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब ये अक्षांश देशांतर क्या होता है, आज डीप में नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट अगले क्लास में मैं इसके अंदर डीप में जाऊंगा कि अक्षांश देशांतर क्या होती है और कहां से कैसे आई है। कभी इसमें कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज होने की वजह से आप सही आंसर नहीं लगा सकते हैं। अभी रटने के आधार पर, मतलब समझ लो, समझ के इसको याद रखने का कोशिश करना है। तो ये हैं आड़ी रेखाओं जो होती हैं, उनको हम आड़ी रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। आड़ी रेखाओं को हम बोलेंगे जो आड़ी रेखाएं होती है उसको अक्षांश रेखा बोलेंगे। ये यहां पर भी अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड्स। और जो खड़ी रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखा कहते हैं। ये देशांतर रेखा हो गया, ये खड़ी रेखाएं। आड़ी रेखा और खड़ी रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं इनको देशांतर रेखा कहा गया। समझना बात को। तो हमसे कौन कौन सी रेखाएं पूछी जाती है? तो एक तो है यहां पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार के दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, वहां से होके जा रही है, और जिसका नंबर है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। अब आप कहोगे तो दक्षिण में है, जैसे जिन्होंने ज्योग्राफी ना पढ़ा हो सकता है उनके माइंड में ऐसा है, लेकिन अभी आप केवल याद कर लो, ये हमारे भूमध्य रेखा, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे भूमध्य रेखा है, और भारत हमारा यहाँ है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसको उत्तर लिखेंगे। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर? डिग्री और ये मिनट का सिंबल है, ये मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये जो रेखा जा रही, जो मुख्य भूमि के यहां से जा रही है, तो इसको बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। लिखा है? ठीक है। नेक्स्ट इससे और ऊपर जाएंगे तो हमें क्या करना है, इसके अंदर 30 जोड़ लेना है, लगभग 30। कितने जोड़ लेंगे? 6 डिग्री 30 मिनट में हमें कितना जोड़ लेना है? 6 डिग्री के बजाय, सॉरी, आप क्या करोगे, 8 डिग्री से जोड़ना, लगभग आपको 30 डिग्री जोड़ लेना है।
तो 8 और 30 कितने हो गए? 38 होते, तो 38 के बजाय 37 याद रखो। मतलब हमारे अक्षांशों की कुल संख्या कितनी आ रही है पूरे भारत में? 30। 30 ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक और अभी कॉन्सेप्ट आएगा। तो आप याद रखो 8 डिग्री 4 मिनट में 30 जोड़े तो 37 की 38 हो रहे, तो 38 के बजाय क्या कर दिया अपनों ने? 37 डिग्री। तो ये हो गया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी उत्तरी अक्षांश होगी जो भारत के सबसे उत्तरी छोर से इंदिरा कोल के वहां से होकर गुजर रही है ना। यहाँ पे कॉल है और यहाँ है पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट यहाँ है, इंदिरा कोल यहाँ है। आप तो इतना याद रखो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के यहाँ से भारत की सबसे उत्तरी सीमा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। उसके बाद दिखाई दे रही है आपको ये वाली, ये अब ये हमारी पृथ्वी दिख रही है। पृथ्वी में ये डिग्री देशांतर रेखा, इसके इस तरफ जो होगा ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, तो भारत कहां आ रहा है? पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है, ये यहां पर। तो इस प्रकार से ये जो रेखा खींची हुई है ये पूरब वाली होगी, ये भी पूर्वी रेखा होगी। हालांकि हमारे दिशा के आधार पे तो पश्चिम में है सॉरी, लेकिन ये पूरब की तरफ हम इसको भारत, हमारे ग्लोब जो है इस ग्लोब पर भारत पूरब में है, इसलिए इसको पूर्वी कहेंगे। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। गुजरात के सबसे पश्चिम से कौन सी रेखा गुजरती है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर कह रहा हूं यहां पर ध्यान देना, पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो ये वाला जो रेखा गुजर रही है यहां पर, तो इसके लिए हम बोलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 30 डिग्री इधर भी जोड़ ले। 68 से 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग यहां हम 25 मिनट अक्षांश, सॉरी देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड जिसको हैं, यह भारत के सुदूर पूर्व से होकर गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश होके गुजर रही है उसकी सीमा से लगते हुए, और इधर गुजरात की सीमा से जा रही है। ये दोनों ही रेखा कौन सी है? पूर्वी रेखा के नाम से जानेंगे, और इन दोनों को क्या बोलेंगे? उत्तरी रेखा के नाम से जानेंगे। क्लियर? ये उत्तरी अक्षांश होगी और ये देशांतर होगी। आड़ी रेखाएं अक्षांश, लेटी हुई रेखाएं लेटीट्यूड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड। लेटी हुई रेखाएं लेटीट्यूड, खड़ी रेखाएं लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी रेखाएं जो खड़ी हैं उनको लॉन्गिट्यूड। याद रखने की ट्रिक है ये। आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण रेखा है, इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और भारत के मानक समय का निर्धारण भी इसी से होता है। मानक समय क्या होता है इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डीप में समझाएंगे। ठीक है, तो हम पहले यह देखें कि भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेखा को मानक देशांतर रेखा कहा जाता है, याम्योत्तर भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, है ना। ये टाइम लाइन भी बोलेंगे इसको। यहां लिखा है देशांतर रेखाओं में ये पूर्वी देशांतर, और ये 82.5 डिग्री, ये 68 डिग्री हो गया और ये हो गया 97 डिग्री। इन दोनों के बीचों बीच में जो रेखा है उसका नाम है 82.5 डिग्री, और यही भारत के समय का निर्धारण करती है। अब सवाल पूछेंगे कि कितने डिग्री रेखा से ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद रखना है। ये 82.5 डिग्री किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 82.5 डिग्री, 82 डिग्री है ना, 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है यूपी से, दिखाई दे रहा है, एमपी से, एमपी के कौन से भाग से? तो आप एमपी के सिंगरौली से होकर गुजर रही है, और उसके बाद में आएगा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, उसके बाद में आएगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आएगा आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हुआ? 1 2 3 4 और 5 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा जिसका नाम है IST। IST का मतलब हुआ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। क्या बोलेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। फिर से बोलो मेरे साथ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन सी है?
तो हमें याद रखना है, आंखें बंद करके ऊपर से देखो, पहले एक बार पूरा देख लो, फिर उसके बाद देखना यूपी है, यूपी के बाद एमपी है, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो उड़ीसा जरूर आएगा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश होते हुए यह रेखा गुजर जाती है। देखिए एटलस देखना, आपके पास में जो ब्लैंक मैप यदि आप मार्केट से ले आए हो 25 पैसे में मिल जाएगा या 50 पैसे में या 1 रुपये में मिलेगा, और उसको लाइन खींच लेना और अपने आप आपको दिखेगा, उस इमेज को माइंड में बिठा लेना। अब बात आती है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ये आप सर्च कीजिए। यहां पे लिखा है, वैसे मैंने 2933 किलोमीटर तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की लंबाई है, कुल लंबाई 2933 किलोमीटर। और भारत के सुदूर उत्तर जो इंदिरा कोल, यहां देखो ये लिखा हुआ इंदिरा कोल उत्तरतम बिंदु है, और यहां से या मुख्य भूमि का कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर की लंबाई है, 3214 किलोमीटर ये है, और ये है 2933 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर दोनों तरफ है, लगभग कितना है 3000 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे लंबाई याद रखेंगे, ठीक है। और ये रेखा कहां से होकर गुजर रही है, तो नैनी, प्रयागराज के पास में है, नैनी नामक स्थान से होकर यह रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसको याद रखना है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, या तो ऐसे याद रख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब सीधे में केवल 32 याद रखना है, 32 और पीछे याद रखना है 37, 32 और 37, 32,37,000, 32,37,000 वर्ग किलोमीटर। मतलब ये पॉइंट लगा दिया इसलिए मैंने लाख लिख दिया, और वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। कुल क्षेत्रफल जरूर आपको याद रखना चाहिए। भारत का कुल क्षेत्रफल इंग्लैंड की तुलना में तो 12 गुना है, और पूरा यूरोप है ना उसके बराबर भारत का कुल क्षेत्रफल है। बस रशिया को छोड़ दीजिएगा, यूरोप का कुल क्षेत्रफल है उसके बराबर भारत का क्षेत्रफल है। यूरोप में रशिया को हटा दो तो पूरा यूरोप का क्षेत्रफल भारत के बराबर, मतलब भारत का क्षेत्रफल यूरोप के बराबर कह सकते हैं। और दूसरी बात है, इंग्लैंड जिसने हमारे ऊपर 200 साल के आसपास राज किया है वो हमसे 12 गुना छोटा है, और क्षेत्रफल में तो 12 गुना छोटा है, और जनसंख्या में तो कहीं संपर्क में ही नहीं आता है। हमारे किसी एक राज्य की जनसंख्या से भी कम राज्य मिलेगी, उसकी जनसंख्या कम मिलेगी। देखिए इतने छोटे से राज्य ने, तो उनका उसके अंदर एक विल पावर था उस समय जबरदस्त, और उसके वजह से दुनिया के ऊपर राज करके वो चले गए हैं। अब नंबर है भारत का। चलिए आइए दोस्तों चलते हैं अपन आगे। हमारा अगला पॉइंट है 8 राज्यों से कर्क रेखा। अब कर्क रेखा अपने ने मानक समय रेखा देख लिया है, तो अब कर्क रेखा देखना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो संख्या पूछी जाती है तो 8 राज्य बोलेंगे, कितने राज्य से, 8 राज्य से। और देशांतर रेखा कितने राज्य से, 5 राज्य से। और ये आड़ी रेखा 8 राज्य कौन कौन से, नाम देखो। यहां आएगा गुजरात, गुजरात से आगे राजस्थान आ रहा है, और उसके बाद आएगा एमपी, एमपी के बाद आएगा छत्तीसगढ़। मैप में देखना, एटलस में देखना, और उसके छत्तीसगढ़ के बाद में आएगा झारखंड, झारखंड के बाद में आएगा पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा आ रहा है और मिजोरम आ रहा है। ये पूर्वोत्तर राज्यों में 2 राज्य आ रहे हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, और इधर आ रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आप क्रम से देखोगे तो 6 राज्य यहां दिखाई दे रहे हैं और 2 राज्य इधर दिख रहे हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम नीचे वाला, मेघालय नहीं आएगा ना, म से मणिपुर भी नहीं आएगा, कौन आएगा तो मिजोरम नीचे वाला और त्रिपुरा नीचे वाला आएगा। क्लियर? इस प्रकार से आपको ये सारे पॉइंट फैक्ट याद रखना है। 2 बार 3 बार इसको सुनोगे, थोड़ा सा मैप के अंदर पेन चलाओगे, और विशेषकर मैंने आपसे कहा कि उल्टे हाथ से चला के देखना, आपको चीजें ज्यादा याद होगी। नेक्स्ट, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके साथ ही उससे संबंधित सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। यहां पे लिखा है कितने देशों की सीमा भारत की स्थल सीमा से लगते हैं।
तो हमें याद है बचपन में एमबीए 7 अक्षर आए हैं, मतलब कितने राज्य हैं, कितने देश हैं, 7 देश हैं। कितने देशों की सीमा भारत की स्थल सीमा से लगती है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, इनमें से किस देश की सीमा भारत की सबसे लंबी सीमा है। तो इनमें आपने याद किया था बचपन में एमबीए, तो ब आया, ब से आंसर बताइए क्या होगा, बांग्लादेश। इसमें है क्या, नहीं है। तो अब क्या करें, तो इनमें से पूछा है, अब बताइए ब च प न, यही लिखा था बचपन में एमबीए किया, तो बी से बांग्लादेश नहीं है इसके अंदर, सी से चाइना नहीं है इसके अंदर, पी से पाकिस्तान है ना। तो बताइए इसका आंसर है कि नहीं। भूटान अपने को मालूम है कि काफी छोटा है, काफी छोटी सीमा है इसकी, तो यहां पर बी से बांग्लादेश था। इस प्रकार से आपको याद रखना है। बताइए ऐसा कठिन सवाल भी आप बना सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ये चीजें समझकर, इस ट्रिक को समझकर आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला है भारत से लगने वाले देशों में सबसे छोटी सीमा किस देश की है। और इसमें हमको याद है बचपन में एमबीए किया, ए लास्ट में आ रहा है, MBA, एम का मतलब था म्यांमार, बड़ी सीमा से छोटी सीमा की ओर जा रहे हैं, बचपन है ना, घटते क्रम में है सीमा की लंबाई। तो यहां पर देखिए आप सबसे छोटी पूछा है, तो अफगानिस्तान तो इसमें आंसर नहीं है, तो फिर हमें देखना है इससे ऊपर कौन है, भूटान है, तो ये भूटान इसकी आंसर होगा। बताइए आंसर बन रहे कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अब है इनमें से कौन से राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है। अब आपको आंखें बंद करके ये ध्यान देना है कि चीन से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। अब पहले तो ये देखिए, सिक्किम लगता है ना, बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। उत्तराखंड लगता है ना, ऊपर की तरफ है। तो बिहार ये लगता है कि नहीं लगता है, ध्यान दो, दिखता तो ऊपर है लेकिन ऊपर आ जाता है नेपाल, इसलिए इसकी सीमा नहीं लगती है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो मानक समय रेखा किसको बताया था, तो ध्यान से देखिए, मानक समय रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजर रही थी, और ये यहां से गुजर रही थी, ये यहां से देखिए, यूपी आया था, एमपी था, छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था और आंध्र प्रदेश था। तो बताइए अब इसमें से कौन सा आंसर से नहीं गुजरती, इस पे ध्यान दो। जब भी ऐसे सवाल आए तो ध्यान देना, नहीं पर विशेष और वहां गोला लगा लेना, बिल्कुल फोकस कर लेना है। तो बताइए उड़ीसा गुजरती है, झारखंड से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती है ये वाला, आंध्र प्रदेश गुजरती है। तो कहां से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से। जो हमको याद नहीं होगा, जो याद होगा वो हमें सामने है, जो नहीं होगा याद वो हमें पता अपने आप निकल जाएगा साइड पे। तो नहीं है पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान दो, इधर कौन था, गुजरात के बाद में राजस्थान, उसके बाद एमपी आ रहा था, फिर छत्तीसगढ़ था, GRMC, और उसके बाद में था झारखंड और वेस्ट बंगाल, और झारखंड और वेस्ट बंगाल। उसके बाद था आपका त्रिपुरा और लास्ट में था मिजोरम। ठीक है, अब देख लेते हैं। यूपी नहीं गुजरती है यहां से, महाराष्ट्र नहीं गुजरती है, साफ साफ दिख रहा है यहां पर, मिजोरम बिल्कुल गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। देखिए क्लियर। तो हमें क्या देखना है, मैप देखना है। हर जगह एक जैसी ट्रिक से काम नहीं करना है, अलग अलग टाइप की ट्रिक यूज करना है। नहीं तो पता लगा ट्रिक याद करने के लिए फिर कोई ट्रिक याद रखनी पड़ रही है। नेक्स्ट, भारत के मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। बताइए, अभी आंसर अपने ने देखा था, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र या बिहार। तो आंसर होगा
उड़ीसा। इनमें से सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? इनमें से सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए आंसर, तो सबसे लंबी तटीय सीमा बताइए इनमें से कौन है? इनमें से सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य बताइए, कोई है क्या? तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से सबसे लंबी क्या तटीय सीमा, पहले तो ये देखो है क्या किसी की? तो किसी की भी नहीं है। कुछ लोगों के माइंड में आ सकता है कि शायद मिजोरम, लेकिन मिजोरम भी इस स्थल के अंदर है क्योंकि नीचे बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा आ रही है। आप मैप में देखोगे तो ध्यान से दिखेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है इनमें से किसकी सीमा समुद्र से लगती है? राजस्थान की तो लगती ही नहीं है और इधर मिजोरम की भी नहीं लगती है, तो फिर तेलंगाना की भी नहीं लगती है, तो इनमें से कोई नहीं सवाल होगा। अगला है, इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? नेपाल से नहीं लगती है, तो नेपाल देखो कहां है? नेपाल से बिहार लगता है, बिल्कुल लग रहा है। यूपी लगता है, बिल्कुल लग रहा है। असम लग रहा है, देखो ध्यान से, असम लग रहा है क्या? और फिर लिखा है पश्चिम बंगाल। क्या नेपाल से पश्चिम बंगाल लगता है? बिल्कुल लगता है। नेपाल से भूटान, दोनों से लगता है, और असम थोड़ा साइड पे रह जाता है, इसलिए असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। आंसर आ जाएगा आपका सी। इस प्रकार से आंसर आपको निकालना है। नेक्स्ट है आपका, कर्नाटक से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? अब सारे राज्य को आपको देखना है, कौन सा राज्य किससे लगता है, कौन सा राज्य किससे नहीं लगता है। ये राजनीतिक सीमाएं जरूर आपसे पूछी जाएगी, कोई न कोई एक सवाल जरूर आने की संभावना है, तो आप ध्यान से देखना। कर्नाटक से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो बताइए, तमिलनाडु से लगती है? बिल्कुल लगती है, बिल्कुल पड़ोसी है उसका। आंध्र प्रदेश से लगती है? बिल्कुल लगती है। ध्यान से देखो, एटलस यदि है सामने तो मैप देखो आप लोग। और फिर उसके बाद केरल से लगती है क्या? कर्नाटक की सीमा केरल से लगती है क्या? तो बिल्कुल लगती है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, तो इन सब से लगती है कर्नाटक की सीमा। तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश तीनों से लगती है, तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इस प्रकार के सवाल 2 बार आ गए हैं। फिर भी देखो, यूपी से गुजरती नहीं गुजरती है, तो यहां पर झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं। या यूपी, तो यूपी नहीं गुजरती है, ये पूछा है, नहीं पर फोकस देना है ना। कभी कभी हम किस पे ध्यान दे देंगे? नहीं हट गया तो हाई पर, और हाई में इनमें जो याद होगा उसी पर हम आंसर लगा देंगे। क्लियर? तो ये सावधानी रखना है, एग्जाम में जब प्रेशर होगा तब गड़बड़ हो सकता है। दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश किस राज्य की सीमा से नहीं लगता है? सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो बताइए। और यहां पर उत्तर प्रदेश नंबर ए पर आएगा, यहां पर उत्तर प्रदेश ए नंबर है, उत्तर प्रदेश। दूसरा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के बीच में है दिल्ली, तो फिर अब किससे नहीं लगती है? तो हिमाचल प्रदेश से नहीं लगती है, इस पे फोकस करना है। इनमें से कोई नहीं भी हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन हुए हैं। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं। अब आपको समझना है, जिस प्रकार से आपने वीडियो देखा है, इसके आप हो सके तो साथ में क्या कीजिएगा, केवल रटना नहीं है, आप पेन लेना, साथ में खाली मैप ले लेना या एटलस सामने रखना और उसमें निशान लगाते जाना, इमेज को अपने माइंड में बिठाते जाना, परफेक्ट रूप से आपको याद हो जाएगा। एक बात और ध्यान देना कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, साथ में कुछ भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए या मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए, जो कि नीचे नंबर दिए गए हैं। और इसके साथ ही आप अपने मित्रों को, अपने परिवार में जो भी कोई वर्ग 2 की शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 परीक्षा के शिक्षक के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसे ज़रूर शेयर कीजिए। इससे आपको भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा और हमें भी आप लोगों का धन्यवाद मिलेगा। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपने इससे सीखने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत।